तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बीजेपी के अंदर उन धड़ों की जुबान को आवाज दे दी है जो किसी न किसी वजह से दिल्ली के सामने खामोश रहते आए हैं। तमिलनाडु में बीजेपी का एक कद्दावर नेता कहने लगा है कि मोदी शाह और दिल्ली में बैठे उनके जैसे बड़े रणनीतिकार अब उन्हें अपने इशारों पर नहीं नचा सकते। वो दिन अब बीत गए, अब नए दिन आ गए हैं। बीजेपी का एक कद्दावर नेता विजय के रास्ते पर चलते हुए अचानक पार्टी से अपना पुराना हिसाब मांगने लगा है। वो ऐसे जवाब देने लगा है कि बीजेपी के रणनीतिकारों को दिन में ही तारे नजर आ रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने एक लाइव डेमो देकर बता दिया कि कम से कम तमिलनाडु में पार्टियां ये तय नहीं करती कि किस नेता में कितना दम है। तमिलनाडु में सभी पार्टियों ने थलपति विजय को हल्के में लेने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की जनता ने अपना मत देकर साफ कर दिया कि थलपति विजय वाकई में दमदार है। तमिलनाडु की राजनीति इस समय एक बड़े मोड़ पर खड़ी है, जहां पुराने समीकरण टूटते दिख रहे हैं और नए राजनीतिक संकेत धीरे धीरे जमीन पर उतरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के भीतर लंबे समय से एक असंतोष की परतें जमा होती रही, लेकिन अब वही परतें धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी के भीतर कुछ नेता अब खुलकर ऐसे संकेत दे रहे हैं जिन्हें सीधे तौर पर दिल्ली के केंद्रीकृत फैसलों पर सवाल माना जा रहा है। इसी बदलते माहौल के बीच एक नाम लगातार चर्चा में है, के अन्नामलाई। कभी तमिलनाडु बीजेपी के सबसे आक्रामक और युवा चेहरों में गिने जाने वाले अन्नामलाई को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि उनकी भूमिका को धीरे धीरे सीमित किया गया। कहा जा रहा है कि संगठन स्तर पर उन्हें कई अहम निर्णयों से दूर रखा गया। चुनावी रणनीति में उनकी भूमिका पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रही और कई महत्वपूर्ण मौकों पर उन्हें मन के मुताबिक राजनीतिक स्पेस नहीं मिला। इसी घटनाक्रम ने एक नई बहस को जन्म दिया। क्या अन्नामलाई को पार्टी के भीतर कमजोर किया गया या फिर ये सामान्य प्रक्रिया थी? लेकिन राजनीतिक संकेत कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। इसी बीच तमिलनाडु की राजनीति में थलपति विजय का उभार एक नए राजनीतिक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। विजय ने जिस तरह जनता के सीधे समर्थन के जरिए राजनीतिक प्रभाव बनाया है, उससे कई लोग ग्राउंड पावर बनाम पार्टी स्ट्रक्चर की लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। और अब चर्चा यह है, क्या अन्नामलाई भी उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं जहां संगठन से ज्यादा जनता की सीधी ताकत राजनीतिक भविष्य तय करती है? सूत्रों और राजनीतिक संकेतों के आधार पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें दावा किया जा रहा है कि अन्नामलाई अब बीजेपी की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से बाहर निकलकर अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में विचार कर रहे हैं। इसी को लेकर राजनीतिक हलकों में इसे संभावित बगावत की शुरुआत कहा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ असंतोष नहीं बल्कि एक वैकल्पिक राजनीतिक रास्ते की चर्चा बनती जा रही है। कोयम्बटूर और तमिलनाडु के कई हिस्सों में हाल के दिनों में लगे पोस्टर इस चर्चा को और तेज कर रहे हैं। इन पोस्टरों में लिखा है, फेयरलेस माइंड गिव्स नो लिमिट। ये संकेत सिर्फ एक नारा नहीं माना जा रहा बल्कि एक राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि नेतृत्व अब किसी सीमा में बंधकर नहीं चलना चाहता। इसी के साथ उनके समर्थक संगठन अन्नामलाई अंबु कुटुंब की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक ये संगठन सिर्फ फैन नेटवर्क नहीं बल्कि एक राजनीतिक आधार तैयार करने की दिशा में काम करता दिख रहा है। नए सदस्य जोड़ना, स्थानीय स्तर पर संपर्क मजबूत करना और संगठन का ढांचा तैयार करना। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सब कुछ किसी नई राजनीतिक पार्टी की नींव है? क्योंकि राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि अन्नामलाई अब बीजेपी के भीतर अपने भविष्य को लेकर रीथिंक मोड में है और इसी वजह से उनकी हाल की अनुपस्थिति और बैठकों से दूरी को भी सामान्य घटना नहीं माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये दूरी किसी असहमति से ज्यादा एक रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करती है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का 3 भाषा नीति पर अन्नामलाई का खुला विरोध भी इस पूरे घटनाक्रम को और जटिल बनाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा नीति का उद्देश्य सही हो सकता है, लेकिन लागू करने की प्रक्रिया और समय सीमा को लेकर पूर्ण विचार की जरूरत है। उनका तर्क है कि अचानक बदलाव से छात्रों पर दबाव बढ़ेगा। ये खासकर तमिलनाडु जैसे राज्यों में सामाजिक और भाषाई संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकता है।
इसी के साथ AIADMK के साथ उनके संबंध भी पहले से तनावपूर्ण रहे हैं। कई मौके पर बयानबाजी और राजनीतिक रणनीति को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आए। इन मतभेदों ने न सिर्फ गठबंधन की संभावना को प्रभावित किया बल्कि उनके राजनीतिक समीकरणों को भी बदल दिया। अब सबसे अहम चर्चा यह है कि क्या अन्नामलाई जल्द ही दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये मुलाकात केवल औपचारिक नहीं होगी बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाली हो सकती है। यही कारण है कि संभावित मुलाकातों को तमिलनाडु की राजनीति का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अगर अन्नामलाई वास्तव में अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला करते हैं तो इसका असर सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रहेगा, ये तमिलनाडु की पूरी राजनीतिक संरचना को प्रभावित कर सकता है, खासकर द्रविड़ राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति और क्षेत्रीय वोट बैंक की गणित पर। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी के लिए एक संभावित वोट डिवाइडिंग फैक्टर के रूप में भी देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में। और यहीं से तमिलनाडु की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती दिख रही है जहां कहानी सिर्फ बयानों, पोस्टरों या अटकलों की नहीं रह जाती बल्कि एक संभावित राजनीतिक टकराव की जमीन तैयार करती नजर आ रही है। अगर मौजूदा राजनीतिक संकेत को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है जहां थलपति विजय का उभार एक तरफ जनता आधारित राजनीति का नया चेहरा बनकर सामने आता है और दूसरी तरफ के अन्नामलाई का नाम उसी राह पर बढ़ते एक ऐसे नेता के रूप में उभरता है जो पार्टी स्ट्रक्चर से बाहर निकलकर सीधी जन राजनीति की तरफ कदम बढ़ा सकता है। और यही वो जगह है जहां कहानी सिर्फ असंतोष की नहीं रह जाती बल्कि नई राजनीतिक लड़ाई की संभावना बन जाती है। अगर अन्नामलाई वाकई उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जिस दिशा में आज विजय की राजनीति को देखा जा रहा है तो तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा सीधा मुकाबला भी बन सकता है जिसकी कल्पना अभी तक केवल विश्लेषणों में ही की जा रही है। और राजनीतिक गलियारों में यही सवाल सबसे तेजी से घूम रहा है, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की राजनीति विजय बनाम अन्नामलाई के नए ध्रुवों में बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये मुकाबला सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं होगा बल्कि दो अलग राजनीतिक मॉडलों का टकराव होगा। एक तरफ जनता के सीधे समर्थन पर खड़ी राजनीति और दूसरी तरफ संगठन, विचारधारा और रणनीति के पुराने ढांचे से निकली नई राजनीतिक महत्वाकांक्षा। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा राजनीतिक झटका बीजेपी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि जिस राज्य में पार्टी अब तक अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही थी वहां अगर उसका एक प्रमुख चेहरा अलग राजनीतिक धारा में उतरता है तो ये सिर्फ संगठन को नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण को झकझोर देने वाला कदम साबित हो सकता है। और अगर ये सियासी तस्वीर और आगे बढ़ती है तो एक और बड़ा सवाल खुद ब खुद सामने आ जाता है, क्या तमिलनाडु की राजनीति में वो दौर आने वाला है जहां के स्टैलिन और पलानी स्वामी जैसे पुराने और स्थापित चेहरे पीछे छूटते दिखेंगे और पूरा मुकाबला नए राजनीतिक चेहरों के बीच सिमट जाएगा। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है लेकिन संकेत बहुत साफ है, पोस्टर हैं, संदेश है, बीजेपी संगठन के अंदर हलचल है और सबसे बड़ी बात एक राजनीतिक मौन है जो अक्सर सबसे बड़े फैसलों से पहले दिखाई देता है। अब नजरें टिकी हैं दिल्ली की संभावित बैठकों पर और आने वाले कुछ राजनीतिक फैसलों पर जो ये तय करेंगे कि ये कहानी सिर्फ अटकलों तक सीमित रहती है या फिर सच में तमिलनाडु की राजनीति एक नए युग में प्रवेश करती है। क्योंकि अगर ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में तमिलनाडु की सियासत सिर्फ बदलेगी नहीं बल्कि उसकी पूरी परिभाषा बदल सकती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।